दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था, कभी कभी समाचारों में दिखने वाले पक्षी अमूर फाल्कन की आयुसीन स्थिति क्या है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए लीज कंसर्न, ऑप्शन बी वल्नरेबल, ऑप्शन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर ऑप्शन डी थ्रेटेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लीज कंसर्न। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में मणिपुर वन विभाग ने राज्य के तमेंगलोंग जिले में अमूर फाल्कन की पहली गणना करने का निर्णय लिया है। अमूर फाल्कन बाज परिवार में सबसे लंबी यात्रा करने वाला छोटा रैप्टर है। गौरतलब है कि शिकार के रूप में अन्य जानवरों या पक्षियों का शिकार करने वाले पक्षी रैप्टर कहलाते हैं। ये पक्षी मुख्य रूप से मणिपुर और नागालैंड में यात्रा करता है और स्थानीय स्तर पर इसे अखोई पुइना के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करता है और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में सर्दियों के लिए बड़े झुंडों में लंबी दूरी तय करता है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है और इसकी अनुसूची 4 में शामिल है। इसकी आयुसीन स्थिति लीज कंसर्न है, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए लीज कंसर्न। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसके मुताबिक राजनीतिक दल बिना किसी अनिवार्य खुलासे के किसी भी राशि का दान प्राप्त कर सकते हैं। कथन 2 कहता है, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण अनिवार्य है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल ए, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को 5 न्यायाधीशों वाली बड़ी पीठ के पास भेज दिया। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनावी फंडिंग और इसकी प्रयोज्यता से संबंधित विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए किसी व्यक्ति या कंपनी से प्राप्त 20,000 से अधिक के दान की रिपोर्ट करना अनिवार्य है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसके अलावा अधिनियम में प्रावधान है कि केवल राजनीतिक दल जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र हैं, इसलिए कथन 2 सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कथन 2 है, ये पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। और कथन 3 है, यह एक सींग वाले गैंडे का घर है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही है। आइए एक्सप्लेनेशन से आगे बात को समझते हैं। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट और नगांव जिले में स्थित है। यह असम का सबसे पुराना उद्यान है, जो उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के साथ 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इसलिए कथन एक सही है। यह पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट का भी हिस्सा है, इसलिए कथन 2 सही है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे की विश्व की कुल आबादी का 2/3 हिस्से का घर है, इसलिए कथन 3 भी सही है। ये पूर्वी आर्द्र जलोढ़ घास के मैदानों, अर्ध सदाबहार वनों और उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों का मिश्रण है। इस प्रकार तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है जॉर्डन, दूसरा है सीरिया, तीसरा है यमन, चौथा है मिस्र, पांचवा है इराक और छठा है सऊदी अरब। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा इजराइल से लगती है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 3, केवल 4, केवल 5 या सभी 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 3 देश। चलिए देखते हैं कौन कौन से देश हैं वो। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के हमले के बाद इजराइल के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए इजराइल की यात्रा की। आपको बता दें कि इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित एक देश है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जहां बहुसंख्यक आबादी यहूदी है। इसके उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में मिस्र और पश्चिम में भूमध्य सागर है। 1948 में इसके निर्माण के बाद से कई यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा पवित्र माने जाने वाली भूमि के स्वामित्व को लेकर इसका फलस्तीनियों और इसके अरब पड़ोसियों के साथ संघर्ष चल रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए,
यानी केवल 3 देशों की सीमा इजराइल से लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेजन नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है। कथन 2 है इसका जल क्षेत्र केवल ब्राजील, पेरू और वेनेजुएला तक फैला है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। ब्राजील में सूखे के चलते अमेजन नदी 100 से अधिक वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अमेजन दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। ये आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से नील नदी के बाद दूसरी नदी है। इसकी यात्रा एंडीज पर्वत से शुरू होती है, इसलिए कथन 1 सही है। यह हजारों मील के वर्षावनों और तराई क्षेत्रों से होकर पूर्व की ओर अपना रास्ता बनाती है और ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। इसका जल क्षेत्र ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला और बोलीविया जैसे देशों तक फैला हुआ है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि केवल 1 कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। नवतेज सिंह जौहर मामला किस विषय से संबंधित है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है एकांतता का अधिकार, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, गुरुद्वारे के प्रबंधन का अधिकार, या फिर आभासी मुद्रा का विनियमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि केवल कानून ही समलैंगिक विवाह को मान्यता या विनियमित कर सकता है। गौरतलब है कि पहले समलैंगिकता भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 के अनुसार भारत में आपराधिक अपराध था, जिसमें कहा गया था कि जो कोई भी स्वेच्छा से किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने नास फाउंडेशन बनाम एनएसटी सरकार मामले 2009 में धारा 377 को असंवैधानिक माना, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला 2018 का यह मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धारा 377 असंवैधानिक है। अदालत ने माना कि यौन रुझान के आधार पर भेदभाव भारतीय संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है अधिनियम निर्वाचित प्रतिनिधियों को बिना किसी परिणाम के दल बदलने की अनुमति देता है। कथन 2 है इस अधिनियम में कहा गया है कि दल बदल से संबंधित अयोग्यताओं के संबंध में निर्णय 6 महीने की अवधि के भीतर किए जाने चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 न ही 2। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के दल बदल करने वाले विधायकों के खिलाफ सुनवाई पर फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आखिरी मौका दिया है। आपको बता दें कि दल बदल विरोधी अधिनियम संसद के किसी भी सदस्य को किसी भी व्यक्तिगत कारणों से दल बदलने से रोकता है। ये भारत में विधायी निकायों के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दल बदल के मुद्दे को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था। इसे भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में भी जाना जाता है। यह अधिनियम किसी विधायक द्वारा दल बदल पर रोक लगाता है जब तक कि इस तरह के दल बदल को संबंधित पार्टी के अधिकांश विधायकों द्वारा समर्थित नहीं किया जाता। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ये कानून कोई निश्चित समय सीमा प्रदान नहीं करता जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर को किसी मामले पर निर्णय लेना होता है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, न तो 1 न ही 2। अगला प्रश्न है कभी कभी समाचारों में दिखने वाला चेरिया पानी क्या है। आपके ऑप्शन है केरल के लिए एक प्रस्तावित नाम, एक प्राचीन बौद्ध मठ, भारत और श्रीलंका के बीच एक नौका सेवा, या फिर केरल का एक महापाषाण स्थल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारत और श्रीलंका के बीच एक नौका सेवा। हाल ही में नागपट्टिनम तमिलनाडु और कांके संथुराई श्रीलंका के बीच एक हाई स्पीड यात्री नौक सेवा चेरिया पानी की शुरुआत हुई। ये नौका सेवा लगभग 4 दशकों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई है। चेरिया पानी एक हाई स्पीड नौका है जिसका स्वामित्व शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है और इसमें 14 सदस्यीय चालक दल है। जहाज में 150 यात्री सवार हो सकते हैं। ये दैनिक सेवा अक्टूबर के अंत तक जारी रहेगी, जबकि अगले साल जनवरी में फिर से शुरू होगी, क्योंकि पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत को देखते हुए खराब मौसम में इस जहाज का संचालन नहीं किया जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, भारत और श्रीलंका के बीच एक नौका सेवा। अगला प्रश्न है टूना टेकरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है ये कांडला बंदरगाह पर प्रस्तावित
मल्टी मेगा ऑल वेदर कंटेनर टर्मिनल है। कथन 2 है, ये परियोजना भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEEC का हिस्सा होगी। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह यानी कांडला बंदरगाह पर टूना टेकरा ऑल वेदर ड्रीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी। टूना टेकरा एक मल्टी मेगा ऑल वेदर कंटेनर टर्मिनल है जिसे 4500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा, इसलिए कथन एक सही है। इस ग्रीनफील्ड टर्मिनल को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मोड में विकसित किया जा रहा है। ये टर्मिनल 18,020 फुट समतुल्य इकाइयों यानी TEU से अधिक अगली पीढ़ी के जहाजों को संभालेगा। इसी के साथ ये भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEEC के माध्यम से भारतीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। कथन 2 है, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और कथन 3 है, अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को अपनी शक्तियों द्वारा किए गए किसी भी कार्य हेतु न्यायालयी कार्रवाई से पूर्ण छूट प्राप्त है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही है। आइए एक्सप्लेनेशन से बाकी की बात को समझते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और तेलंगाना के राजनेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को क्रमशः ओडिशा और त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल राज्य सरकार का कानूनी प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, इसलिए कथन एक सही है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह 5 वर्ष की अवधि तक या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को अपनी शक्तियों द्वारा किए गए किसी भी कार्य हेतु न्यायालयी कार्रवाई से पूर्ण छूट प्राप्त है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही है। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में चर्चित राफा बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इजराइल और मिस्र, ऑप्शन बी फिलिस्तीन और मिस्र, ऑप्शन सी इजराइल और लेबनान, या फिर ऑप्शन डी इजराइल और फिलिस्तीन। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।